जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथ ही आज हम देखेंगे क्लास 1 ये फाउंडेशन बैच है जीके जीएस पॉइंट का। ठीक है साथी, आपको इसमें जीके जीएस पॉइंट इसका नाम ही है, तो जीके जीएस एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो साथी जरूर देखना, और जीरो से सिलेक्शन तक की तैयारी, तो पूरा वीडियो देखना। आपको हर चीज़, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे क्वेश्चन आपको फंसेंगे जरूर, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए साथी शुरू करते हैं और देखते हैं साथी इसमें आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, और बहुत कुछ है जो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है साथी, तो चलिए प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो साथी, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है देखते हैं। जिसमें भारत का इतिहास हमें क्या पढ़ना है? पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे, फिर ईसा पूर्व बीसी और ईस्वी एडी की अवधारणा के बारे में समझेंगे, और चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है साथी, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथी अथर्ववेद की शाखाएं। ठीक है साथी, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक उपनिषद और वेदांग, फिर सूत्र साहित्य, पुराण, बौद्ध जैन साहित्य, मौर्य काल की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही इसमें क्या पढ़ना है हमें? और हम पढ़ेंगे और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ना है। यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है साथी, अभिलेख और सिक्कों के बारे में, तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों व उनके शासकों की सूची के बारे में पढ़ना रहेगा। और अभी बहुत कुछ है जो हम पढ़ेंगे साथी। उसके बाद में प्राचीन देशों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है साथी, उसके बाद में मंदिर निर्माण की शैलियाँ पढ़ेंगे, फिर जैसे नागर है, द्राविड़ है, बेसर है, और पंचायतीयन शैली पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एकदम बेसिक से। तो पूरा वीडियो साथी जरूर देखना, आपको एक एक पॉइंट इसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए साथी हम उसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं साथी, अब देखेंगे इतिहास क्या है। हमें क्या देखना है? इतिहास क्या है। देखो साथी, इतिहास शब्द संस्कृत के इत प्लस हा से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था। ठीक है साथी, इतिहास का अर्थ क्या है? शब्द क्या है? इत प्लस हा प्लस आस से ये क्या है? बना है। इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था इतिहास का। ठीक है साथी, तो चलिए हम आगे और कुछ देखते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है साथी, आप देखेंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। तो स्रोत देखिए, देखो साहित्यिक स्रोत है, पूरा तात्विक स्रोत है, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है साथी, अब देखेंगे भारत का विभाजन। क्या देखेंगे? भारत का विभाजन हमें पढ़ना है। चलिए साथी भारत का विभाजन देखते हैं। देखो साथी, भारत का विभाजन, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है? ये काल है, और ये क्या है? ये है समय। देखो देखते हैं भारत का विभाजन, देखो कितने भाग में है। प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, देखो देखते हैं प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल में देखो क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या है? लिखित साक्ष्य इसमें नहीं है। अब हम देखेंगे, और है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ये लीप है, पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल देखते हैं, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्या? ऐतिहासिक काल का जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है साथी, और उसके बाद में अब हम देखेंगे प्राचीन भारत। देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा तक। ठीक है साथी, अब मध्यकालीन भारत देखो कहाँ से है? 700 से 1700 ईसा तक। ठीक है साथी, उसके बाद में क्या है? आधुनिक भारत है, ये है 1700 ईसा से वर्तमान तक। ठीक है साथी, अब हम इसको आपको हम छोटा करके दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथी। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी आगे देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। अब हम साथी देखेंगे, हमें पढ़ना है बीसी और एडी की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए साथी बीसी और एडी की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? बीसी क्या है और एडी क्या है? ठीक है साथी, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब देखेंगे, देखो बीसी बिफोर चरिष्ट। ठीक है साथी, ईसा महिषा के जन्म से पहले का समय, जो बीसी है ईसा महिषा के पहले जन्म के पहले का समय है। ठीक है साथी, अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। देखो साथी, उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो 326 बीसी सिकंदर का भारत आक्रमण। ठीक है साथी, और अब हम देखेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, ये बात याद रखना। और उसके बाद में एडी है, देखते हैं। देखो एडी है ईसा महिषा के जन्म के बाद का समय। ठीक है, और बीसी था जो पहले का था, और यह है बाद का है। ठीक है साथी, जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर 2026 एडी। ठीक है साथी, अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलिए समझते हैं। ठीक है साथी, अब देखो
याद करने की ट्रिक, देखो BC जो है ये पीछे की ओर गिनती है, ठीक है साथी। अब 500 BC, 400 BC और क्या है 300, और AD है जो वो है, जो AD के बारे में हमें समझना है वो है, देखो ये है 100 हो गया, फिर 200 हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से जो गिनती है वो AD है, और जो उल्टी गिनती है समझिएगा वो BC है, ठीक है साथी। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। AD है आगे की और गिनती है, ठीक है साथी, और BC है जो वो क्या है पीछे की ओर है, ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे साथी वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद कितने हैं हमारे साथी, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे कितने हैं, 4 वेद हैं, ठीक है साथी। तो चलिए इसको हम आगे डीप में समझते हैं। चलिए साथी देखते हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 18 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है साथी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है साथी, नोट्स जरूर बनाइएगा। अब हम देखते हैं साथी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में। गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। देखो यज्ञों से संबंधित कर्म कांड प्रधान, ठीक है साथी। अब यजुर्वेद की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कितनी शाखाएं हैं इसकी, 2 हैं। कौन कौन, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है साथी। अब इसमें हम देखेंगे उसके आगे है कौन सा वेद है, सामवेद है। सामवेद में क्या है, संगीत का वेद है, और भारतीय संगीत का आधार के बारे में बताया गया है। इसकी देखो ये परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, देखो भारत में संगीत का जनक वेद कौन सा है, कौन सा है, सामवेद है, ठीक है साथी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करिएगा साथी। अब हम देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। अब हम साथी अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। देखो अथर्ववेद के बारे में हम देखते हैं। अब देखेंगे, देखो अथर्ववेद है लास्ट वेद है, ठीक है साथी। अथर्ववेद और वेदों की शाखाओं के बारे में देखो। अथर्ववेद का महत्व देखो, इसमें सम्मान पुरुषों के विचारों, अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण और औषधियों का क्या है, उल्लेख है, इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है साथी। उसके आगे हम देखेंगे इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है साथी, ये बात याद रखना। अब हम साथी देखेंगे, अब देखेंगे वेदों की मुख्य शाखाएं, ठीक है साथी। देखो ऋग्वेद देखेंगे, इसकी एकमात्र जीवित शाखा सकल शाखा है। किसकी, ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है, सकल शाखा है। यजुर्वेद की देखेंगे, इसे शुक्ल यजुर्वेद में देखो अध्यायनिंद और कौण शाखाएं, और कृष्ण यजुर्वेद को देखो हम क्या कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में हम देखो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तृतीय शाखाएं में बांटा गया है, ठीक है साथी। अब हम सामवेद के बारे में देखते हैं। देखेंगे सामवेद है, इसकी शाखाएं कौमुद, राण्येय एवं जैमिनीय हैं। अथर्ववेद के बारे में देखेंगे, इसकी शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं, ठीक है साथी। अब देखेंगे आगे इसमें नोट लिखा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है साथी। तो ये बात याद रखें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और उसके और सबसे बाद का लास्ट का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, ये बात याद रखना। अब हम साथी पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। देखो ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको देखते हैं। ये वेदों की गद्य रूप में क्या है, व्याख्या करते हैं। किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यह याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है साथी। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए साथी हम इसको बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद देखो ये किसका है, ये है ऐतरेय व कौशिकी, ठीक है। यजुर्वेद है तैतरीय व सतपथ, ठीक है साथी। सामवेद है जो पंचविश है, ठीक है। अथर्ववेद है ये क्या है, गोपथ, ठीक है साथी। ये सब एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अब देखेंगे साथी सतपथ ब्राह्मण, इसमें गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख है। इसमें स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे, अब उपनिषद के बारे में देखते हैं। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल संख्या कितनी है, 108, जिसमें 13 मूलभूत संख्या हैं। प्रमुख उपनिषद अब हम क्या करते हैं, देखते हैं साथी। प्रमुख देखते हैं, ईशा, कैन, कठ, प्रश्न,
और हम आगे देखेंगे प्रश्न के बाद में मुंडक, मांडुक, छंदोग और बृहदारण्यक। ठीक है साथी, तो ये थे। आगे हम देखते हैं अब क्या है। अब देखेंगे साथी मैत्रेयी संहिता के बारे में। ठीक है साथी, अब देखेंगे इसमें स्त्री की गिरी हुई स्थितियां बताई गई हैं मैत्रेयी संहिता में, जहां स्त्री को पासा और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे जाबालोपनिषद। ये जो जाबालोपनिषद है, इसमें देखेंगे इसमें 4 आश्रमों, कौन कौन से आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास का उल्लेख पहली बार मिलता है। अब देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में देखेंगे साथी सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह क्या है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी देती है। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साथी वेदांग। क्या देखेंगे वेदांग एवं सूत्र। देखो साथी इसमें देखेंगे वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई, 6 वेदांग। अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं। अब इसको हम पहले वैसे ही बताएं या देख कर बताएं, चलो इसको हम छोटा करके आपको समझाते हैं। ठीक है साथी, अब हम छोटा करके समझाते हैं, देखते हैं साथी। चलिए साथी देखते हैं। अब देखेंगे, देखो ये क्या है, इसको याद करेंगे किस तरह से। शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखो से शिल्प हो गया, ठीक, कल्प से कल्प हो गया, व्याकरण से यहाँ पर व्याकरण है, निरुक्त, ठीक है साथी ये निरुक्त हो गया, छंद से छंद हो गया और ज्योतिष। आप इसको याद करिएगा, इसको। ठीक है साथी, तो ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साथी ये कैसा लगा, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। लीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, अब देखेंगे साथी सूत्र साहित्य के बारे में। कल्प सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्र साहित्य को क्या, गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। अब साथी हम इसके बाद में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथी, पुराण। चलिए साथी पढ़ते हैं। पुराण है जो संख्या और रचयिता, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र हैं उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से केवल 5 में राजाओं की वंशावली मिलती है। 5 में क्या मिलती है, राजाओं की वंशावली मिलती है। अब साथी हम देखेंगे प्रमुख वंश से संबंधित पुराण है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं। अब देखेंगे विष्णु पुराण है, ये किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण है, ये किससे संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से। ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अब देखेंगे वायु पुराण, ये संबंधित है किससे, गुप्त वंश से। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे आगे। अब इस नेम देखो, नेम क्या कहता है। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों और शूद्रों को इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये इसका नियम है। वो क्या कर सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। उसके बाद में अब हम साथी पढ़ेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। साथी आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब साथी हम पढ़ेंगे जातक। ये क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बुद्ध ने पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के क्या है, पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ वस्तु कथा है। क्या है, प्रमुख ग्रंथ वस्तु कथा है, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र है। जिसमें क्या है, बुद्ध का क्या है, जीवन चरित्र है। अब हम साथी देखेंगे जैन साहित्य। इसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का क्या है, ये विवरण है। अब हम साथी आगे देखते हैं और देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। देखो साथी अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है, चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन का इतिहास पता चलता है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे रजंतांगड़ी, इसके लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास था। अब हम साथी आगे देखते हैं। अब देखेंगे चचनामा। देखेंगे इसके लेखक अली अहमद हैं। चचनामा जो है उसके लेखक हैं, ये बुक है
देखिएगा चचनामक के लेखक कौन है, अली अहमद हैं। इसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलकर देखते हैं अष्टाधामी, इसके लेखक कौन है, पढ़नी है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की कथा, ये क्या है, प्रथम पुस्तक है। या संस्कृत भाषा व्याकरण की क्या है, प्रथम पुस्तक है। अष्टाधामी कौन सी पुस्तक, अष्टाधामी, इसके लेखक कौन है, पढ़नी है। ठीक है साथी, इसमें पहली बार लीप शब्द का प्रयोग होता है। इसी में पहली बार क्या हुआ था, लीप शब्द का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ठीक है साथी, अब हमें क्या पढ़ना है, विदेशी यात्रियों से के बारे में कुछ पढ़ना है। अब देखेंगे साथी टेसियास, यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है साथी, ठीक है टेसियास। अब देखेंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस यह इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है साथी, फादर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है साथी, कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये 5वीं शताब्दी में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था, हेरोडोटस। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, अब हमें देखना है साथी प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है साथी, देखते हैं मेगास्थनीज, या सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ये सेल्यूकस का क्या था, सेल्यूकस का निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी क्या थी, इंडिका थी। ठीक है साथी, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी, इंडिका थी। अब साथी हम देखेंगे डाइमेकस, डाइमेकस के बारे में पढ़ेंगे। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है साथी, अब पढ़ेंगे डायोनीसियस, डायोनीसियस के बारे में पढ़ेंगे। यह मिस नरेश टॉलमी फिलाफेल्ड्स का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। चलिए साथी अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे टॉलमी के बारे में। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी, टॉलमी ने। अब साथी हम आगे चलकर कुछ और देखते हैं। अब देखेंगे प्लिनी के बारे में। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें देखो किसका वर्णन किया, पशुओं, पौधों और खनिजों का वर्णन किया। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियोसन सी। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है। इस पुस्तक का नाम है जो वो अज्ञात है। इसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और अब देखेंगे चीनी लेखक। इसके बारे में, चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे फयान। अब देखो ये फयान है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। किसने, फयान ने। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ह्वेंग सांग। देखो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ह्वेंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईसा में भारत आया था। इसका भ्रमण वित्तीय सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। 138 देशों का क्या है, विवरण है। ह्वेंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे उस समय। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे साथी इत्संग, ये 7वीं शताब्दी में अंत में आया और नालंदा तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय का वर्णन किया। ठीक है साथी, अब हम पढ़ेंगे अरबी एवं अन्य लेखक के बारे में। चलिए साथी उनको भी देखते हैं। अब देखेंगे साथी अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह ख्वारिज्म को रहने वाला था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद ए तहकीक ए हिंद। ठीक है साथी, भारत की खोज। ठीक है साथी, अरबी भाषा में है। ये क्या है, अरबी भाषा में है। इसमें 80 अध्यायों में ये क्या है, बुक जो है विभाजित है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी इन बतूता, इसके द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कैंगूर तथा तेंगूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, तारानाथ ने। अब पढ़ेंगे साथी पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, अभिलेख और सिक्कों के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं
भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे बोगाज कोई या एशिया माइनर का अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। ठीक है साथी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ता अवनसी कुमार के नाम मिलते हैं। अब हम देखेंगे भगवत धर्म का प्रमाण। भगवत धर्म के प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण खायन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गडरू स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्या है, प्रथम साक्ष्य देखते हैं। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। भारतवर्ष जो है इसका सर्वप्रथम जिक्र किस में हुआ, हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। अकाल के बारे में देखते हैं। यह जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, सोहगौरा अभिलेख। कौन सा है, सोहगौरा अभिलेख है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख है। ठीक है, ये प्रशासक है भानुगुप्त। अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब देखेंगे साथी हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला स्तंभ लेख क्या है, भीतरी स्तंभ लेख है। हूण आक्रमण की जानकारी कौन देता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख देता है। चलते हैं, अब हम देखते हैं। अब देखेंगे सिक्के के बारे में। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था, उसमें प्राचीन समय में आहत सिक्के कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यामन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन नाम। अब देखेंगे रोमन सिक्के पुंडुचेरी के निकट अमर अरिकमेंडू नामक स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथी, जिससे प्राचीन काल में भारत में और रोम के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। अब हम देखेंगे विदेशी देशों के प्राचीन नाम। क्या देखेंगे, विदेश देशों के प्राचीन नाम। देखो बर्मा को सुवर्ण भूमि वर्तमान में इसे म्यांमार कहते हैं। मलायम को स्वर्णद्वीपीय, कंबोडिया को कंबोज, जावा को जौ द्वीपीय। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे नोट। भारत के सबसे पहले व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध इन्हीं देशों से स्थापित हुए थे। अब देखेंगे साथी, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख रूप से कितनी शैलियाँ थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए साथी हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले नागर शैली उत्तर भारत। ठीक है, नागर शैली है उत्तर भारत के मंदिर। नागर शैली है जो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। इसको कहा है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला को क्या कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है। द्राविड़ शैली देखो, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को क्या कहा जाता है, द्राविड़ शैली कहा जाता है। नागर को उत्तर और द्राविड़ को दक्षिण। ठीक है साथी, इस तरह से याद रखना। अब देखेंगे वैसर शैली के बारे में। अब देखेंगे दक्षिण पथ मध्य भारत के मंदिरों में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिला, इसीलिए इसे मिश्रित या वैसर शैली कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे पंचायतन शैली। देखो इसका अर्थ क्या है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पहचान देखो, पहचान है एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है साथी, क्या होता है, मुख्य मंदिर क्या है, मुख्य मंदिर देखो सहायक मंदिर से घिरा हो, यानी कुल 5 मंदिर होते हैं इस तरह से। ठीक है, एक बीच में और इस तरह से। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये पहचान है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, अब हम देखेंगे प्रमुख उदाहरण। ये रट लें, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है, खजुराहो में। ठीक है साथी, ब्रह्मेश्वर मंदिर ये कहाँ है, भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो साथी ये थे टॉपिक। ठीक है साथी, और उसके बाद में गोंडेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो साथी ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी थी। तो अब हम साथी आपको अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद साथी।